नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। तो आज की इस क्लास में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण शब्दवालियाँ देखेंगे। जैसे कि आपका विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? विद्युत बल रेखाएँ क्या होती है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वो शब्द हैं जो पूरे बेसिक इलेक्ट्रीशियन के दौरान हमारे सामने बार-बार घूमते रहेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी टर्म है, उन सबको यहाँ कवर कर लिया जाएगा। जैसे विद्युत बल रेखाएँ क्या होती हैं? वो जब विद्युत बल रेखाएँ एक प्रकार का जब एक माहौल क्रिएट करेंगी, माहौल इन द सेंस एक फील्ड बनाएगी, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, तो एक फील्ड बनाएगी, तो फिर वहाँ से एक टर्म वो निकलेगी फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है? फिर फ्लक्स से फ्लक्स घनत्व क्या है? तो इस प्रकार के कुछ बेसिक टर्म हैं जिनको हमें अच्छे से कवर करना है। और रही बात कि भई हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएँ जो हाल-फिलहाल में आपको अच्छे से समझ में ना आए। लेकिन ये जो टर्म है, इन टर्म को अगर समझते हुए और लिंक करके पढ़ा जाए तो मेरे ख्याल से इनको याद करना और इनको समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। कभी-कभार पेपर में डायरेक्ट इनकी यूनिट पूछ ली जाती है कि भई ये कैसी विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है? तो इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज की इस क्लास में इन महत्वपूर्ण टर्म को, इन महत्वपूर्ण शब्दावलियों को हम कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद जो नया चैप्टर होगा वो होगा रजिस्टर, फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, फिर वहाँ से मज़ा आने लग जाएगा आपको। क्लियर है? तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और हेडिंग डालेंगे जो बच्चे नोट कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण टर्म्स यानी कि महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। तो सबसे पहले इसमें विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले कौन-सा है? विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है कि जिस आवेश यानी कि जिस चार्ज को हम किसी कंडक्टिंग वायर से, किसी चालक पदार्थ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, तो वहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में है, तो धारा का प्रवाह इस दिशा में होगा। तब जब वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फिर ये कहें कि धारा का जो प्रवाह होगा, तो एक प्रकार का फील्ड क्रिएट करेंगे। जैसे मान के चलो कोई भी चीज है किसी भी पाथ पे जब ट्रेवल कर रही हो तो वहां अपना प्रभाव तो छोड़ेगी। उसी प्रभाव को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इसी प्रभाव को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। पढ़ के देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई भी आवेश जब गुजरेगा तो उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश विद्युत प्रभाव को अनुभव करता हो। जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे स्टूडियो में मैंने एंटर किया, तो बाहर का टेम्परेचर कुछ अलग था, अंदर का टेम्परेचर कुछ अलग है। बाहर थोड़ी-सी ठंडक, अंदर आके देखा तो मैंने जैसे यहाँ इन्वर्टर बैटरी रखा है, ये बोर्ड है, ये भी तो एक प्रकार की हीट क्रिएट करता है। चारों तरफ से कमरा बंद है, इस साइड से सूर्य की ये देखो, सूर्य की किरणें भी आ रही है। तो कहने का भावार्थ ये है कि भई इस रूम का कुछ अलग से टेम्परेचर है, बाहर का कुछ अलग से टेम्परेचर है। तो यही बात यहाँ बोली है कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जब आवेश गुजरेगा तो एक प्रकार का क्षेत्र बनाएगा। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश कोई बंदा एंटर करता है, वो उसने अपना एक पर्टिकुलर फील्ड बना रखा है। कोई अन्य आवेश जब उसमें एंटर करता है तो विद्युत प्रभाव को, क्योंकि आवेश क्या है? आवेश है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो किसको बनाता है? वही आवेश का प्रवाह जो होता है ना, वो किसको बनाता है? विद्युत प्रभाव को बनाता है। ठीक है? विद्युत प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ आवेश क्या कहलाता है? विद्युत की जननी है, विद्युत का आवेश है। तो कहता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश एंटर करेगा तो विद्युत प्रभाव के अनुभव को फील करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी कि जब चार्ज गुजरा, उसने अपना एक माहौल बना दिया, तो कोई अन्य चार्ज जब वहां आएगा तो फील करेगा भी यहाँ कोई बंदा पहले से मौजूद है। जैसे इस कमरे में मैंने एंटर किया तो यहाँ का टेम्परेचर मैंने फील किया और उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। इस कमरे को गर्म करने के बहुत सारे रीजन हैं, तो मैंने कहा कि भई यार इस कमरे का तो टेम्परेचर अप है। तो कोई चार्ज है पहले से मौजूद, और जब कोई अन्य चार्ज एंटर करेगा तो कहेगा कि यहाँ पहले से कोई मौजूद है, यानी कि विद्युत प्रभाव को महसूस करता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक। एक बार फिर से पढ़िए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश विद्युत प्रभाव को अनुभव करे उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? इसके अन्य नाम जो कभी कभार आपसे जब आप अपनी सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, तो कहीं कहीं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र देखने को मिलेगा। कहीं कहीं आपको ये शब्द मिल जाएगा पेराविद्युतिक क्षेत्र, पेराविद्युतिक क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र, पेराविद्युतिक क्षेत्र, या फिर क्या कहें? स्थिर विद्युत क्षेत्र। क्योंकि ये जो आवेश है वो अपना एक पर्टिकुलर फील्ड बनाता है,
जैसे इस कमरे की कुछ चार दीवारी है, उसी के अंदर मैं इसका टेम्परेचर फील कर सकता हूँ। ऐसे थोड़ी ना बाहर 100 मीटर की दूरी पर इस कमरे के टेम्परेचर को मैं फील कर पाऊंगा। तो एक स्थिर है, वो जो आवेश है जिसने अपने चारों ओर का क्षेत्र बना रखा है, वो क्षेत्र एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर ही है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, स्थिर विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, या पेराविद्युतांक क्षेत्र बोलो, या स्थिर विद्युत क्षेत्र बोलो, तीनों का एक ही मतलब है। कभी कभार आपको वो शब्द मिल जाएंगे, कभी कभार इन दोनों में से कोई आपको एक पर्टिकुलर शब्द मिल जाएगा। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ परिवलयाकार होता है। ये जो परिवलयाकार है, जब आप समझो इस बात को, हालांकि इससे रिलेटेड ना हमें यहाँ बहुत अच्छे से विद्युत बल रेखाएं से संबंधित बहुत कुछ सीखना है, लेकिन समझो कि इस पर्टिकुलर शब्द का क्या मतलब है। जो पथ है वो परवलयाकार है, मतलब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ऐसे बेटा, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ोगे ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ मैं कंपैरिजन से बता पाऊंगा। तो वहां क्या होगा, जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, बेटा नॉर्थ से साउथ पर कोई ऐसी किरण जाएगी, है ना, किरण जाएगी, नॉर्थ से साउथ पर ऐसे कोई किरण गई है, तो ठीक उसी प्रकार से बेटा इस इस बार पे ये जो चुंबक है, इसमें अंदर से भी ऐसे साउथ से नॉर्थ किरण जाएगी, है ना, समझ गए ना। तो वो बनाती है क्लोज्ड पाथ को, किसको बनाती है, क्लोज्ड पाथ को। ठीक उसी प्रकार से नॉर्थ से साउथ ऐसे कोई किरण जाएगी बेटा, है ना, कोई रेज जाएगी, तो वो अंदर से साउथ से नॉर्थ जाएगी, समझ गए। तो ऐसे पाथ को, ये तो हो गया क्लोज्ड पाथ। परिवलयाकार का मतलब है कि भी एक पर्टिकुलर स्थान से हमने स्टार्ट किया और दूसरे पर्टिकुलर स्थान पर हम जाके फिनिश हो गए। तो अब मैं इसको समझाता हूं, ये तो मैंने चुंबकीय सेंस में बताया बेटा, अब मैं समझाता हूं कि अपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। जैसे ये कोई कंडक्टिंग वायर है, ये कोई कंडक्टिंग वायर है, और बेटा जैसे मान के चलो कि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हुआ है, तो इसके चारों ओर ऐसे परवलयाकार क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसके चारों ओर ऐसे परवलयाकार क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए मेरी बात को। ये जो परवलयाकार है, और जब चुंबक में पड़ेंगे तो एक क्लोज पाथ बनेगा, जबकि विद्युत बल रेखाओं में क्लोज पाथ नहीं बनता, विद्युत बल रेखाओं में क्लोज पाथ नहीं बनता। समझ गए मेरी बात को। विद्युत क्षेत्र, पेराविद्युतिक क्षेत्र, या फिर कहेंगे स्थिर विद्युत की क्षेत्र, कैसा पाथ बनाती है, परवलयाकार पाथ बनाती है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, जहां जहां इसकी, मतलब जहां जहां से चार्ज गुजरेगा वहां पर एक पर्टिकुलर अपना एक फील्ड बना देंगे, उसी फील्ड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसा पाथ बनाते हैं, परवलयाकार पाथ बनाते हैं, परवलयाकार पाथ बनाते हैं। विद्युत क्षेत्र एक ऐसी राशि है, विद्युत क्षेत्र बेटा एक सदिश राशि है। सदिश मतलब जिसके अंदर आप ये कहोगे कि भाई डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। भाई सदिश राशि का मतलब यह है कि जिसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। जैसे आपको पता चल गया कि भाई ये करंट इस साइड गुजरेगा, है ना, तो परवलयाकार इस प्रकार से बन जाएगा, तो एक सदिश राशि बन गई, है ना। और साथ में कहेंगे कि इसकी कुछ वैल्यू भी होगी, पर्टिकुलर वैल्यू भी होगी। भाई करंट की मात्रा है जैसे 5 एम्पियर है, वोल्टेज की मात्रा है तो 10 वोल्ट है, तो जिसकी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मेरा कोई भार है तो मेरी इसी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक सदिश राशि है जिसके अंदर दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, प्लस में इसका मात्रा क्या होता है, इसको मापते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड को मापते हैं वोल्ट में। किसमें मापते हैं जी, वोल्ट में मापते हैं। तो इससे रिलेटेड 4-5 इंपॉर्टेंट आए हैं, उनको अच्छे से कवर कर लेते हैं। एक तो फील्ड की डेफिनेशन तो पता ही लग गई, अन्य नाम क्या कहेंगे, इसका एक अन्य नाम हो जाएगा जी पेरा विद्युतिक। क्या हो जाएगा, पेरा परा विद्युतिक, पेरा विद्युतांक। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका दूसरा नाम हो जाएगा जी स्थिर विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत क्षेत्र। अच्छा, ये तीनों शब्द एक ही हैं, ये क्या बनाते हैं जी, ये बनाते हैं सर, क्या क्या बनाते हैं, ये परवलयाकार, परवलयाकार पाथ बनाते हैं। परवलयाकार पाथ समझ गए आप, कि चारों तरफ एक अपना पर्टिकुलर फील्ड बना लेंगे। अच्छा, ये कैसी राशि है, तो आप कहेंगे सर ये सदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा, ये सदिश राशि है। अच्छा, सदिश राशि है तो इसको किस में मापते हैं, सर इसकी मेजरमेंट करते हैं हम किस में, वोल्ट में। किसमें मेजरमेंट करते हैं, वोल्ट में। तो ये कुछ 3-4 शब्द आए हैं, विद्युतिक क्षेत्र, पेराविद्युतांक क्षेत्र, स्थिर विद्युत की क्षेत्र, परवलयाकार पाथ बनाती है, सदिश राशि है, और इसको मेजर हम करते हैं किसमें बेटा, वोल्ट में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं जी, वोल्ट में मेजर करते हैं। है क्या, कहेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश एंटर करेगा,
तो विद्युतिक प्रभाव इलेक्ट्रिक फील्ड को, विद्युतिक प्रभाव इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को महसूस करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? कोई मोटी चौड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बस 3-4 शब्द आए। एक तो ये इनके अन्य नाम, विद्युतिक क्षेत्र, पराविद्युतांक क्षेत्र, स्थिर विद्युत की क्षेत्र, कैसा पाथ बनाते हैं, परवलयाकार पाथ बनाते हैं, सदिश राशि और वोल्ट में मापते हैं। सदिश राशि और किस में मापते हैं जी, वोल्ट में मापते हैं। क्लियर है? जो बच्चा नोट करना चाहे वो नोट कर लेगा। अब आगे बढ़े। नेक्स्ट है जी विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, तो विद्युतिक क्षेत्र को बनाने वाली कौन सी रेखाएं होती है जी, विद्युत बल रेखाएं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। भाई जैसे मान के चलो कि भाई कोई करंट जब गुजरा है, तो उस करंट की वजह से, कुछ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां क्या बनेगा, एक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। बेटा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के पीछे किसका योगदान होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस का योगदान होगा। किसका योगदान होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस का योगदान होगा। ये बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। जैसे अपने गोलोक पे, अपनी पृथ्वी पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडिनल रेखाएं जो आप लाइंस खींचते हो बेटा, वो काल्पनिक है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे गांव से यहाँ कोई एक रेखा गुजरी है। बेटा हमने इस ग्लोब को अच्छे से स्टडी करने के लिए इसके ऊपर काल्पनिक रेखाओं का विस्तार कर दिया है कि भाई 0 डिग्री है ना, फिर 23.5 डिग्री, फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड, 23.5 डिग्री साउथ साइड। तो ऐसे काल्पनिक रेखाओं का हमने इसके ऊपर विस्तार कर दिया ताकि हम ग्लोब को अच्छे से स्टडी कर पाए। ठीक उसी प्रकार से बेटा हमने विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हुआ, किसी चार्ज की वजह से हुआ। तो वो जो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड परवलयाकार आकृति में बना है, जिसकी सदिश है और जो वोल्ट में मापा जाता है, बेटा उसको हमने स्टडी करने के लिए हमने माना कि भाई ये इस वजह से क्रिएट हुआ है कि यहाँ विद्युत बल रेखाएं बनी है। और ये विद्युत बल रेखाएं बेटा कैसी होगी, ये काल्पनिक होगी। हमने ऐसा इमेजिनेशन किया है। जैसे ऐसे सुनो कि जब आप किसी चुंबक को, जैसे किसी चुंबक को आप मान के चलो अपनी मिट्टी से ऐसे गुजारते हो, मिट्टी से गुजारते हो, और लोहे के कण होते हैं ना, वो ऐसे वाइब्रेशन करके उसके चिपक जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि वो चुंबक ने एक प्रकार की रेखाएं क्रिएट की है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक बल रेखाओं यानी कि विद्युत बल रेखाओं को देख रहे हैं। तो हमने देखा कि वो क्षेत्र तब बना है जब वहां कुछ रेखाओं का जनरेशन हुआ, और वो रेखाएं क्या कहलाती है, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन कहलाती है। और ये क्या है जी, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये काल्पनिक रेखाएं, ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर आप गिन सकते हो भाई इतनी रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं। ये रेखाएं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दिखाती है। यही रेखा है जो किसको, किसके किसके क्षेत्र को अपने मतलब कि किसके अस्तित्व को बताएगी, तो विद्युत क्षेत्र के अस्तित्व को बताएगी। विद्युत क्षेत्र कब बनेगा, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी तो क्या बनेगा, डेफिनेटली आपका विद्युत क्षेत्र। समझ गए इस बात को? तो जैसे इस कमरे का टेम्परेचर तभी तो है ना ज्यादा, जब ये एक तो 4 दीवारी में बंद है, इसकी छत है। अगर ये छत 4 दीवारी नहीं होती तो नहीं होता। और कौन योगदान है इसके पीछे, सर हो सकता है कि इसके पीछे योगदान है कि जो सूर्य की किरण इस साइड से आ रही है वो इसके टेम्परेचर को बढ़ाती हो। तो कहने का भावार्थ ये है कि भाई कोई चीज की अस्तित्व तभी होगा ना जब उसके पीछे कोई कारण हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे किसका कारण है, विद्युत बल रेखाओं का। विद्युत बल रेखाएं हैं तो क्या बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। समझ गए मेरी बात को? तो ये रेखाएं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दिखाती है। ये बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। आप तो कह रहे थे सर वो पाथ तो परवलयाकार बनता है, बेटा वो पाथ बनता है, वो फील्ड बनेगा, लेकिन ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है? विद्युत बल रेखाएं सदैव तनावपूर्ण होती है, मतलब खींची रहती है। तनावपूर्ण का मतलब क्या है, जैसे ये अब डोरी देखो ऐसे पड़ी है, लेकिन ये अगर ऐसे पर्टिकुलर ऐसे फील्ड में खींची रहे और एक दूसरे को कभी नहीं काटे, अगर अगर ये तनावपूर्ण ना होती तो जैसे ये ऐसे गिर गई तो दूसरी रेखा भी इसके ऊपर आके ऐसे गिर जाएगी और ये एक दूसरे को काट लेगी। तो इस वजह से ये रेखाएं क्या होती है, कभी भी एक दूसरे को, सबसे पहले ये रेखाएं काल्पनिक होती है। इन्हीं रेखाओं की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये रेखाएं तनावपूर्ण होती है, तनावपूर्ण है तो ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। विद्युत स्थितिकी में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती। आगे मेरी बात वही, परवलयाकार पाथ बनाती है, लेकिन वो परवलयाकार इलेक्ट्रिक फील्ड का बना है। बेटा जैसे वो बल रेखाएं, जैसे मैंने यहाँ पीछे एग्जांपल में बताया था कि भाई वो रेखाएं ऐसे निकली और वो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगी। लेकिन ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जब मैंने चुंबकीय एक कोई चुंबक बार लिया था, मैंने एक चुंबक का टुकड़ा लिया था,
क्योंकि यहाँ हम चुंबक को तो नहीं पढ़ रहे। तब मैंने बताया कि नॉर्थ से निकले साउथ में एंटर कर गई, बेटा चुंबक के अंदर से साउथ से नॉर्थ जाएगी तो वो बनता है क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब ये है कि वो कोई चीज जहां से जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई हो उसी पॉइंट पे घूम के फिर से आ जाए, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई हो उसी पॉइंट पे घूम के बेटा फिर से आ जाए, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड पाथ। लेकिन ये रेखाएं कभी भी क्लोज्ड पाथ नहीं बनाती। ये कैसा पाथ बनाती है? ये ओपन लूप बनाती है। ध्यान रखना इस बात को, कैसा डायग्राम से समझाऊंगा, लेकिन एक बार सारी चीजों को कवर कर ले। बंद लूप नहीं बनाती तो कैसा लूप बनाती है? तो कहेंगे ये बनाती है जी ओपन लूप। क्या बनाती है जी? ओपन लूप बनाती है बेटा, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से ऋणावेश की तरफ गति करती है। धनावेश से किसकी तरफ गति है? बिल्कुल बाकायदा डायग्राम से मैं समझाऊंगा। जैसे प्रथम स्थिति ये कि दोनों अपोजिट चार्ज हो, दूसरी स्थिति ये रहेगी कि दोनों सेम चार्ज हो, तो इनको हम समझेंगे। लेकिन पहले हमने एज पर इंट्रोडक्शन के तौर पर जो बातें थी उनको कवर किया है। इसने लास्ट लाइन में बोला है कि विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से ऋणावेश की तरफ गति करती है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ गति करती है। अब एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। जैसे मैंने ये लिया है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। दोनों फिर दोनों को लूप में, ठीक है बेटा। जैसे मैंने कहा कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। अब कह रहे हैं कि ये बल रेखाएं काल्पनिक होती है, तो काल्पनिक होती है। अच्छा एक और समझो, ये बल रेखाएं ना हमेशा 90 डिग्री, कितने डिग्री बेटा? 90 डिग्री से या तो बाहर निकलेगी, है ना, या तो बाहर निकलेगी या 90 डिग्री से एंटर करेगी। इस बात को भी ध्यान, ये बल रेखाएं हमेशा 90 डिग्री से बाहर निकलती है और 90 डिग्री से एंटर करती है। आप कहोगे सर कहाँ है 90 डिग्री? देखो ये तो ऐसे टर्न हो रही है बेटा। जब ये अपने चार्ज से निकलेगी तो हमेशा 90 डिग्री से निकलेगी, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव चार्ज करता है। नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव चार्ज करता है। यही बात होती है। तो ये बल रेखाएं अपने नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐसे टर्न ले लेगी, लेकिन अपने चार्ज से कैसे निकलेगी? अपने चार्ज से ये 90 डिग्री पे निकलेगी। और बेटा जब एंटर भी करेगी ना तो अपने इस चार्ज पे 90 डिग्री पे ही एंटर करेगी, ठीक है। हालांकि ये बात वहां लिख नहीं रखी, लेकिन ध्यान रखना ये बल रेखाएं हमेशा 90 डिग्री से निकलती है। तो ये बल रेखाएं क्या है? काल्पनिक है। ये बल रेखाएं किस क्षेत्र को बनाएगी? ये बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को बनाएगी। किस क्षेत्र को बनाएगी बेटा? विद्युत क्षेत्र को बनाएगी। ये बल रेखाएं किस क्षेत्र को जन्म देती है? विद्युत क्षेत्र को जन्म देती है। ये बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ये हमेशा क्या रहेगी? तनावपूर्ण रहेगी। और ये बल रेखाएं ओपन लूप बनाती है, बंद लूप नहीं बनाती। और ये बल रेखाएं हमेशा कहां से? धन आवेश से। कहां से बेटा? धन आवेश से किसकी तरफ जाती है? ऋण आवेश की तरफ जाती है। धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ गति करती है। अब देखो समझो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ जाती है, तो हमेशा ये बल रेखाएं, ये बल रेखाएं धन आवेश से कितने डिग्री से बाहर निकलेगी? ये बल रेखाएं धन आवेश से हमेशा 90 डिग्री से बाहर निकलेगी। कितने डिग्री से बाहर निकलेगी बेटा? 90 डिग्री से ये बल रेखाएं हमेशा बाहर निकलेगी। समझ गए? तो इन पे तीर का जो निशान रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा और ये बताता है कि बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से धन आवेश से क्या होती है? बाहर की तरफ निकलती है। धन आवेश से बेटा कहाँ निकलती है? बाहर की तरफ निकलती है। लेकिन निकलेगी कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। और जब बात करूं बेटा नेगेटिव चार्ज, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ जाएगी, तो नेगेटिव चार्ज पर बेटा ये बल रेखाएं 90 डिग्री पर ही एंटर करेगी। कितने डिग्री पर एंटर करेगी बेटा? 90 डिग्री पर ही एंटर करेंगी। ये बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। ये बल रेखाएं हमेशा तनावपूर्ण रहती हैं और ये बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है। और ये बल रेखाएं कभी भी ओपन क्लोज लूप नहीं बनाती, ओपन लूप बनाती है। और ये बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ जाती है। तो बेटा नेगेटिव चार्ज पर ये बल रेखाएं हमेशा कितने डिग्री पर एंटर करेगी? सर ये बल रेखाएं 90 डिग्री पर ऋण आवेश पे क्या करेगी जी? एंटर करेगी। ऋण आवेश पे क्या करेगी? एंटर करेगी। बोलो ये बात क्लियर हो गई क्या? क्या तुम विद्युत बल रेखाओं को समझे? इससे पहले क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अन्य नाम क्या है? पेरा विद्युतांक, स्थिर विद्युत क्षेत्र। कैसा पाथ बनाती है? परवलयाकार पाथ बनाती है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और किस में मापते हैं जी? वोल्ट में मापते हैं। किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। क्लियर है? जो बच्चा इसको नोट करना चाहे नोट कर लेगा, फिर आगे फिर देखेंगे कि सेम चार्ज में इनका कैसा रिएक्शन होता है और अपोजिट चार्ज में इनका कैसा रिएक्शन। हो गया? नेक्स्ट देखिए,
समझ में आया? विद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? नेक्स्ट देखिए, प्रथम स्थिति, दो स्थिति रहेगी बेटा इसमें, दो स्थिति रहेगी। एक स्थिति क्या बताएगी? जब दोनों के दोनों अपोजिट चार्ज हो। दूसरी स्थिति जब दोनों के दोनों सेम चार्ज हो। समझ गए मेरी बात को? तो प्रथम स्थिति विद्युत बल रेखाओं की प्रथम स्थिति, भाई आपने दो ऐसे चार्ज रख दिए जो क्या हो, जो आपके सेम प्रकृति के हो, या फिर आपने ऐसे चार्ज रख दिए जो आपके विपरीत प्रकृति के हो। सेम प्रकृति के होंगे तो आपको पता है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे से दूर भागेगी, और अगर अपोजिट प्रवृत्ति की होगी, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। दो असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल विद्यमान रहता है। कैसा बल रहता है बेटा? आकर्षण बल विद्यमान रहता है। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, और क्या पता कितनी ही बार हमने रिपीट कर दी है इस बात को कि बेटा अगर एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और इसको हम बोलते हैं आकर्षण। क्या बोलते हैं जी? आकर्षण का नियम, आकर्षण का प्रभाव देखेंगे। आकर्षण, जिसको थेल्स नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले आकर्षण के तौर पे ही बताया था, जिसको हम क्या कहेंगे? अट्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे जी? अट्रैक्शन। और जो हमने पढ़ा है, जो हमने विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा, एक बार वो भी देख लेते हैं। ये बल रेखाएं क्या है जी? काल्पनिक है। ये बल रेखाएं क्या है जी? काल्पनिक है। ठीक है। ये बल रेखाएं क्या एक दूसरे को काटती है? तो ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती लिख के मैं इस पे काटा मार देता हूं। ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अच्छा, ये बल रेखाएं हमेशा क्या रहती हैं? तनावपूर्ण रहती है। क्या रहती है जी? तनावपूर्ण रहती है। और इन्हीं बल रेखाओं की बदौलत हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। क्या बनता है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, विद्युत क्षेत्र मिलता है। ठीक है। ये बल रेखाएं हमेशा कितने डिग्री से अपने चार्ज से निकलती है? 90 डिग्री से अपने चार्ज से निकलती है। ठीक है। ये बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से किसकी तरफ जाएगी? ऋण आवेश की तरफ जाएगी। धन आवेश से बेटा पॉजिटिव चार्ज से किसकी तरफ मूव करती है? नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती है। यही बात थी। अब देख लीजिए क्या बोला है? ये बोला है कि दो असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल विद्यमान रहता है, अतः इनमें आकर्षण का गुण रहता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो देखो, ये क्या ये बल रेखाएं आपको काल्पनिक है? बिल्कुल है सर, ये बल रेखाएं काल्पनिक है। दूसरी बात, ये बल रेखाएं हमेशा क्या रहेगी? तनावपूर्ण रहेगी, एक दूसरे को नहीं काटेगी। कोई भी बल रेखाएं आपको एक दूसरे को काटते हुए नजर नहीं आ रही होगी। ये बल रेखाएं क्या होगी? हमेशा हमेशा धन आवेश से किसकी तरफ जाएगी? ऋण आवेश की तरफ जाएगी, क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बस आपको सिंपल पढ़ना है, पेपर में पूछ लिया जाएगा कि विद्युत बल रेखाओं का पाथ कैसा होता है, तो आप कहेंगे विद्युत बल रेखाओं का पाथ है ना, वो कैसा होता है? ओपन लूप को बनाता है। किसको बनाता है बेटा? ओपन लूप को बनाता है। ओपन लूप को बनाता है, और ये हमेशा धन आवेश से किसकी तरफ जाएगी? ऋण आवेश की तरफ जाएगी। धन आवेश से किसकी तरफ जाएगी? ऋण आवेश की तरफ जाएगी। क्लियर है? कहानी ये क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, बहुत सिंपल सा है, जस्ट पढ़ना है। नेक्स्ट है जी द्वितीय स्थिति। दो बराबर व समान आवेश, या तो बेटा दोनों पॉजिटिव हो, या फिर दोनों क्या हो? नेगेटिव हो। या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों एक नेगेटिव हो, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। हमको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है बेटा, अगर सेम के सेम आवेश वाले, सेम की सेम प्रकृति वाले चार्ज हो, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव का एग्जाम्पल है, मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा ये एक दूसरे से क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षण करने का मतलब है कि ये एक दूसरे से क्या करेंगे जी? दूर भागेंगे। इनके अंदर कैसा गुण होगा? रिपल्सन का गुण होगा। कैसा गुण होगा जी? रिपल्सन का गुण होगा। ये एक दूसरे को बिल्कुल भी देख के खुश नहीं है ना? राजी बोलते हैं ना ऐसे अपने लोकल भाषा में, ये भी एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, मतलब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन बाकी जो चीजें वही रहेगी। कैसे? ये कभी भी एक दूसरे से मतलब आके मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन फिर सर बनेगा कैसे पाथ? बेटा ये दे रेखाएं इधर की तरफ टर्न कर रही है, तो नो डाउट इधर कोई नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तो ये बल रेखाएं कुछ ऐसे आके इनसे मिल जाएगी, ऐसे आके इनसे मिल जाएगी, क्योंकि हमें तो अपना फील्ड क्रिएट करना है। ये बल रेखाएं ऐसे आके इस नेगेटिव चार्ज से मिल जाएगी। समझे कि नहीं समझे? ऐसे मिल जाएगी। और इधर पॉजिटिव चार्ज है तो उधर कोई नेगेटिव चार्ज भी रहा होगा। इस प्रकार से ये अपने पाथ को पूरा करेगी अपनी मर्जी से। ये नहीं है कि भाई अपने भाई और कोई तो मिल नहीं रहा, चलो इसके साथ अपनी जोड़ी बना लेते हैं। ऐसे जोड़ी नहीं बनती, जोड़ी तो भगवान बना के भेजता है। ठीक है। तो ये जोड़ियां कब बनेगी? जब अपोजिट चार्ज हो।
और ये रेखाएं हमेशा 90 डिग्री से ही अपने पाथ पे अपने चार्ज से निकलेगी, लेकिन दूसरा चार्ज जब इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो फिर ये टर्न ले लेगी पॉजिटिव से किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से बेटा किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि विद्युत बल रेखाएं वो रेखाएं हैं जिनकी बदौलत से आपका कौन सा फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नो डाउट उसके पीछे किसका योगदान है, विद्युत बल रेखाओं का योगदान है। दो स्थिति बनाई है मैंने, जब सेम चार्ज हो और जब अपोजिट चार्ज हो। सेम चार्ज है तो ये बल रेखा एक दूसरे को है ना दूर भागती हुई नजर आएगी, और अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे से मिलती हुई नजर आएगी। निकलेगी कैसे, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। अपने पाथ से कैसे निकलती है, 90 डिग्री पर। क्या ये बल रेखा एक दूसरे को कभी काटती है, आप कहोगे नहीं काटतेगी। सर कैसा पाथ बनाएगी, क्लोज या ओपन, ओपन लूप बनाएगी। क्लोज का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पे आ जाए, लेकिन ये नहीं करेगी। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइन है ना, वो आपका क्लोज पाथ बनाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइन आपका क्लोज पाथ नहीं बनाती। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अन्य नाम क्या है, पेरा विद्युतांक, और क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत की क्षेत्र। अच्छा, वो कैसा पाथ बनाती है, परवलयाकार पाथ बनाती है। अच्छा वो बताओ कैसी है, सैदिश है या अदिश, तो आप कहेंगे सैदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुआ फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सैदिश राशि है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या है, सैदिश ही है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पर्टिकुलर दिशा में जा रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस में मापते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मापते हैं जी वोल्टा में। क्लियर है यहाँ तक, जो बच्चा नोट करना चाहे वो नोट कर लेगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पे। अभी तक जो हमने कवर किया वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अच्छे से कवर कर लिया, हो गया। देखो अच्छा, एक लाइन और लिख रखी है यहाँ, यह है विलंगित, आइसोलेटेड, जिसपे कोई अन्य चीजों का प्रभाव ना पड़े। धनावेश के कारण ये बल रेखाएं तिरछते बाहर निकलती हैं, ठीक है, और विलंगित ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर आती है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर सिंपल सा ये ध्यान रखना है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो उस पर अन्य चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का भावार्थ ये है कि बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है तो साइड में कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इसकी तरफ टर्न हो जाएगी। अगर मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी कोई नेगेटिव चार्ज है, तो फिर ये आइसोलेटेड बॉडी नहीं होगी। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज से बल रेखाओं का कुछ नेगेटिव चार्ज वाली इधर खींच लेगी, कुछ इधर खींच लेगी। इसका मतलब ये कह रहा है कि बेटा कोई आइसोलेटेड बॉडी हो, यानी कि कोई विलंगित हो, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर कोई नेगेटिव चार्ज होगा, तो इस बल रेखाओं पर सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज का प्रभाव पड़ेगा, आइसोलेटेड हो गया। तो कह रहे धनावेश के कारण ये बल रेखाएं तिरछिता बाहर निकलती है, मतलब ये बाहर निकलेगी, तिरछिता मतलब टर्न लेते हुए बाहर निकलेगी, क्योंकि निकलेगी तो 90 डिग्री से। और ऋणावेश के कारण क्या करेगी, अंदर की तरफ हो आएगी। कहने का भावार्थ ये है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज से तो है ना बाहर निकलेगी, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर निकलेगी। और बेटा नेगेटिव चार्ज में क्या करेगी, ये नेगेटिव चार्ज में ये अपनी एंट्री मारेगी, है ना। आइसोलेटेड होना चाहिए, विलंगित होना चाहिए, यानी कि अन्य चीजों का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना आपको, ठीक है। और लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस आपको जो मैंने बता दिया उतना अगर आप ध्यान रख लोगे तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, बेटा विद्युत फ्लक्स पता है क्या, फ्लक्स को ऐसा समझो कि कोई एक गुच्छा है, फ्लक्स मतलब गुच्छा, फ्लक्स मतलब गुच्छा। बस एक शब्द ये ध्यान रखना, जब भी फ्लक्स शब्द आए तो ये सोच लेना कोई गुच्छा है। तो हमने देखा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तभी बनेगा जब कोई आवेश है, उसका अपना एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, तो कोई अन्य आवेश एंटर करेगा तो कहेगा कि यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र पहले से मौजूद है, तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने देखा इसी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, पेरा विद्युतांक या स्थिर विद्युत के क्षेत्र के पीछे जिसका हाथ था वो विद्युत बल रेखाएं थी, वो विद्युत बल रेखाएं थी। बेटा ये जो विद्युत बल रेखाएं है ना, ये धनावेशित से निकलती है, ऋणावेश में एंटर करती है ना। परवलयाकार पाथ को जो बना रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के परवलयाकार पाथ को बना रही थी, वो रेखाएं धनावेश से निकलती है, ऋणावेश में एंटर करती है, हमेशा तनावपूर्ण रहती है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती, और हमेशा ओपन लूप बनाती है। लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट, ये रेखाएं हमेशा ध्यान रखना धन आवेश से ऋण आवेशित की तरफ ही जाती है, ठीक है। अब सुनो, ये जो बल रेखाएं हैं जिस पर्टिकुलर जगह से निकली है, वहां इन बल रेखाओं की कितनी संख्या में, मात्रा में, कितनी मात्रा में ये बल रेखाएं निकली है, यानी कि एक प्रकार का गुच्छा बनाएगी रेखाओं का, उसी गुच्छे को बहुत ही लोकल सी सिंपल सी डेफिनेशन में कन्वर्ट किया है, उसी गुच्छे को हम क्या कह देंगे, विद्युत फ्लक्स कह देंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग जो बच्चे नोट कर रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक पल्स फ्लक्स।
किसी आवेशित क्षेत्र से, किसी आवेशित क्षेत्र से, बेटा जो क्षेत्र आपने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, और उनके पीछे बनाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी आवेशित क्षेत्र से निकलने वाली विद्युतिक बल रेखाएं, किसी आवेशित क्षेत्र से निकलने वाली विद्युतिक बल रेखाओं के बेटा समूह को, गुच्छे को, है ना, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैंने पहले एक सिंपल से लैंग्वेज में बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एक किसी आवेशित क्षेत्र से निकली है, वो जो समूह है, जो उसका गुच्छा है, वो विद्युत फ्लक्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है जी? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। किसी आवेश से आरंभ होने वाली कुल बल रेखाओं, किसी आवेश से, धनावेशित से आरंभ होगी और ऋण आवेश पे जाके खत्म हो जाएगी। तो कह रहे किसी आवेश से आरंभ होने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, बेटा कुल बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? कुल बल रेखाओं की संख्याओं को हम क्या कहते हैं जी? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो सिंपल से रखेंगे ध्यान। सबसे पहले तीन शब्द हमने पढ़े हैं अब तक, तीन टर्म पढ़ी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लाइन का एक गुच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस का एक गुच्छा क्या बनाता है? फ्लक्स बनाता है। कौन सा? विद्युत फ्लक्स बनाता है, यानी कि हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाता है। तो कहां से आरंभ होगी? तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो धनावेशित से आवेशित स्टार्ट होती है और ऋण आवेशित पे खत्म हो जाती है। तो कह रहे किसी आवेश से आरंभ होने वाली विद्युत सभी पूरी की पूरी कुल बल रेखाओं, या फिर ये भी कह सकते थे किसी आवेश पर खत्म होने वाली जितनी भी खत्म होगी कुल बल रेखाओं की संख्या को भी क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहने का मतलब है उस गुच्छे की हम बात कर रहे हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं जी? इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई? फाई से डिनोट करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स रेखाओं फाई इज इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाली कौन है? उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस आवेशी क्षेत्र को बनाने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं। और कितने एरिया पे बनाएगी? यानी कि E इंटू ए विद्युत फ्लक्स का क्या होता है जी? फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का। एक बार फिर से सुनो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और फिर हम कर रहे हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स में क्या है? हम कहेंगे फ्लक्स का नाम आ गया गुच्छा। तो गुच्छा किसका? विद्युत बल रेखाओं का वो समूह, है ना, जो किसी धनावेशी चार्ज से स्टार्ट होता हो, ऋणावेशी चार्ज पे खत्म होता हो। तो किसी भी आवेश से आरंभ होने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो ये कुल बल रेखाएं की संख्या क्या बनाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। कैसा पाथ बनाएगी? परवलयाकार पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ कैसा होता है? परवलयाकार पाथ होता है। तो उसी फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, इसके पीछे विद्युत बल रेखाएं हैं, जितनी की जितनी निकलने वाली सभी विद्युतिक बल रेखाएं हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगी, और कितने एरिया तक बनाएगी उसको हम डिनोट कर रहे हैं ए से। किसे डिनोट कर रहे हैं जी? ए से। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला हो गया बेटा वो क्या हो गया? ई इंटू ए। ई मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, पेरा विद्युतांक बोल दो या स्थिर विद्युत की क्षेत्र बोल दो, और कितने एरिया तक। ये नहीं कि भाई कितना ही बड़ा एरिया ले लो, पूरी पृथ्वी का ले लो, नहीं भाई, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुई है उसके चारों तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड परवलयाकार पाथ बनाएगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और कितने एरिया तक, कितने एरिया तक हमने उस गुच्छे को देखा भाई, कितनी रेखाएं। मान के चलो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट है, यहां से ये धनावेशी चार्ज है, तो यहां से ये चार्ज रेखाएं निकली है, तो जितनी ये गुच्छा निकला है ना, वो क्या बना दिया उसने? इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, परवलयाकार पाथ बना दिया। तो ये तो डिनोट कर दिया ए से, और ये कितना एरिया उसने कवर किया है उसको हमने लिखा ए से। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो इसको, इसको कह रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स रेखाओं का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मात्रक होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक होता है वो वोल्ट है, और इसका जो मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? वो रहेगा वोल्ट मीटर। क्या रहेगा? वोल्ट मीटर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या रहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक था वो था वोल्ट, सैद्धांतिक राशि थी। और ये क्या रहेगा? ये आपका रहेगा क्या? इसका जो मात्रक रहेगा बेटा, वो पहली बात तो ये अदिश राशि है, दूसरी बात इसका जो मात्रक रहेगा वो रहेगा वोल्ट मीटर। क्या रहेगा? वोल्ट मीटर। और बेटा इसका एक अन्य मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कुलाम, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कुलाम। आप याद करो मैंने कुलाम्स लॉ जब आपको बताया था तब उसका जो यूनिट थी वो क्या थी? न्यूटन। किसकी? के की यूनिट, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, है ना, ये हमने पढ़ा था, याद है आपको? याद है कि नहीं है? जब के का हमने पढ़ा था ना, के का, और फिर जी का भी पढ़ा था, याद होगा आपको, क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये पढ़े थे हमने, याद है? तो इसी के सेंस से कुछ मिलता जुलता इसका है। इसका जो एक मात्रक है बेटा, इसको मैं हटा रहा हूं, यहां लिख रहा हूं साफ साफ में,
क्या लिख देता हूं, इसका जो मात्रक है बेटा वो क्या है, एक तो मात्रक का वोल्ट मीटर है, दूसरा जो मात्रक है बेटा वो है न्यूटन वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर वर्ग मीटर, ये वर्ग मीटर बन गया, प्रति गुलाम, ये एक अन्य इसका मात्रक है ना। अगर वैसे अगर याद ना हो शब्दों में तो इसको मैथ की वाले इस वाले से याद कर सकते हो। वहां क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम था। ये है बेटा विद्युत फ्लक्स का जो अन्य एक तो मात्रक हो गया वोल्ट मीटर, और दूसरा जो मात्रक रहा वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बेटा पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, तो आप कहेंगे विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स मतलब गुच्छा है, यानी कि किसी भी धनावेशित आवेश से आरंभ होने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या फिर ये कहेंगे किसी आवेशित क्षेत्र से निकलने वाली विद्युतिक बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर कहेंगे इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। ये विद्युत फ्लक्स मतलब धनावेश, किसी आवेश से निकलने वाली कुल विद्युत रेखाएं वो बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितने एरिया पे बनाएगी, तो फाई विद्युत फ्लक्स को डिनोट करते हैं, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ए। ई का जो मात्रक था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक था बेटा वो वोल्ट था, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो वोल्ट मीटर हो जाएगा। अभी याद तो हमें करना पड़ेगा। फिर हम कहेंगे कि इसका अन्य मात्रक, फिर हम याद करेंगे भी कुलाम्स लॉ में कुलाम्स कांस्टेंट के का जो मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर था, इसका जो मात्रक ऑलमोस्ट सेम है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर नहीं है, पर कुलाम, पर क्या रहेगा, कुलाम रहेगा, ठीक है। और ये कैसी राशि होती है बेटा, तो ध्यान रखेंगे ये आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका विमायी सूत्र बेटा ये एक बार पेपर में पूछा गया है कि विद्युत फ्लक्स का विमायी सूत्र क्या होता है। विमाओं को लिखते हैं ना, जैसे हम मास को डिनोट करते हैं, जिसका द्रव्यमान हो m से, लंबाई को l से, टाइम को t से, और ये है एरिया, है ना, एरिया। तो इसका जो विमायी सूत्र है बेटा वो m1 l3 t-3 और a-1 है। m1 एक बार फिर से सुन लीजिए, m1 l3 t-3 और a-1 है, a-1 है। अच्छा चलो मैं एक बार यहाँ साफ साफ शब्दों में जो चीज हमने एक बार अब तक पढ़ी है थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, कंपैरेटिवली देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसको देखा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित हमने कुछ शब्द देखे, इसका यानी कि वैद्युतिक क्षेत्र। एक तो अन्य नाम देखो, एक अन्य नाम था पेरा विद्युतांक, पेरा विद्युतांक, है ना। और अन्य नाम क्या था, और अन्य नाम था सर इसका स्थिर विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र, ये इसके अन्य नाम हमने देखे, ठीक है। सर ये कैसा पाथ बनाती है, तो हमने बताया कि ये बनाती है परवलयाकार। कैसा पाथ बनाती है जी, परवलयाकार पाथ बनाती है। फिर हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी राशि है, सर सदिश राशि थी, है ना। और इसको हम किस में मापते थे, वोल्ट में मापते थे। किस में मापते थे जी, वोल्ट में मापते थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित हमने ये देखी। इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाली कौन सी रेखाएं थी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम बहुत बार अभी रिसेंटली पढ़ चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं किसके बारे में, आपके देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसमें जो जो आपको शब्द याद रखने हैं वही शब्द मैं आपको बता रहा हूं। तो फ्लक्स, फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। बस ध्यान रखना ये एक प्रकार का क्या है, सिंपल से शब्दों में गुच्छा है। फ्लक्स मतलब गुच्छा, ये शब्द याद रखना। गुच्छा मतलब समूह। तो क्या बोला है देखो, किसी आवेशित क्षेत्र से निकलने वाली वैद्युतिक बल रेखाओं के समूह को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बेटा इसको अगर फाई से डिनोट करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला विद्युत विद्युत क्या है, वैद्युतिक बल रेखाएं, कुल बल रेखाएं किसको बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और कितने एरिया तक बनाती है। तो ये तो हो गया जी इसका सूत्र, है ना। अच्छा ये हो गया सूत्र। अच्छा फिर हमने देखा कि इसकी जो यूनिट है बेटा वो क्या है, उसकी यूनिट थी वोल्ट। तो इसकी जो यूनिट है बेटा है वो है वोल्ट मीटर। क्या है बेटा, वोल्ट मीटर है। और इसका एक अन्य जो मात्रक है, एक जो अन्य मात्रक है बेटा, उसको थोड़ा सा लिंक से याद करना। हमने पढ़ा था कूलम्स कांस्टेंट का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, लेकिन यहां सिर्फ है पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। और मेरे ख्याल से ये याद करना भी इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि चीजों को लिंक करके याद किया जाए इन। अच्छा जब फिजिक्स में इस टॉपिक को पढ़ रहे होते थे ना, तो मैं आपको कम से कम ना 1.5-2 घंटे का लंबा चौड़ा लेक्चर देता कि विद्युत फ्लक्स है क्या। लेकिन अब इतना डिटेल से नहीं करना, हमें तो जो पेपर में पूछा गया है वो इसकी सिंपल डेफिनेशन और एक ये विमायी सूत्र पूछा है, बाकी चीजों को तो हम एक्स्ट्रा में कवर कर रहे हैं।
ठीक है। फिर हमने देखना है कि इसका विमायी सूत्र क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसके विमायी सूत्र में एम एल टी और ए है। सबसे पहले M1 आएगा, है ना, L3 आएगा, फिर टी भी 3 आएगा लेकिन माइनस का। जैसे ऐसे सोचो, तुमको मैं याद कराता हूँ, देखो ऐसे याद करना, M1 फिर 3 फिर 3 फिर 1 से ही खत्म, 1 1 3 3। बेटा ये दोनों प्लस के, फिर आगे वाले ये दोनों क्या रहेंगे, माइनस के रहेंगे। ऐसे लिंक करके याद कर लेना, आगे वाले दोनों प्लस के और लास्ट वाले दोनों किस चीज के बेटा, दोनों आपके लास्ट वाले माइनस के। ये थे आपके दोनों के दोनों, एक तो था जी इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा कौन सा था आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाली इलेक्ट्रिक बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, और विद्युत बल रेखाओं का गुच्छा क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इतना नोट कीजिए। फिर इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, हो गया। अब देखो विद्युत फ्लक्स, नेक्स्ट जो रहेगा वो विद्युत फ्लक्स घनत्व रहेगा। नेक्स्ट जो रहेगा बेटा वो विद्युत फ्लक्स घनत्व, कितना घनत्व है उन विद्युत फ्लक्स क्या है, गुच्छा है। गुच्छा है तो इस वजह से अदिश है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर दिशा होती तो सदिश होता, लेकिन ये तो गुच्छा है। टोटल विद्युत बल रेखाओं की एक पर्टिकुलर जगह पर, किसी पर्टिकुलर एरिया पर टोटल विद्युत बल रेखाओं का गुच्छा है, तो अदिश राशि है। बेटा विद्युत फ्लक्स से हमें विद्युत फ्लक्स घनत्व पे जाना है। किस पे जाना है बेटा, विद्युत फ्लक्स घनत्व, इस टॉपिक पे जाना है। लेकिन उससे पहले हमें विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कवर करना पड़ेगा। यानी कि पहले देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को करने के बाद हमने देखा क्या, हमने देखा फ्लक्स। क्या देखा, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स घनत्व देखेंगे, कितना घनत्व है उन बल रेखाओं का, उस गुच्छे का भी घनत्व कितना, गाढ़ापन उसका कितना है। लेकिन उससे पहले हमें उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि वो गुच्छा तो तब बनेगा ना जब, ऐसे सोचो, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, जब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन होगी। बेटा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगी तो इसका मतलब वो गुच्छा भी बहुत ज्यादा होगा। वो गुच्छा, गुच्छा फ्लक्स है, वो फ्लक्स भी, घनत्व भी ज्यादा होगा। लेकिन वो डिपेंड करेगा किस पे, लाइंस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किस पे डिपेंड करेगी, भाई वो लाइन है, धन आवेशित से निकली है, ऋण आवेश की तरफ जाएगी तो कितने फास्टली जाएगी, कितना जल्दी उसको चार्ज अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा, वो डिपेंड करेगा उस लाइन की स्पीड पे, तीव्रता पर। तो टॉपिक क्या बन गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, अगर आप समझ पा रहे हो। अगर एक बार में बात ना बने ना तो वीडियो को फिर से देख लेना। जो जो शब्द मैंने बोले हैं बेटा, उन शब्द के पीछे ही इन सब की डेफिनेशन छुपी बैठी है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, मैंने बोला कोई आवेश है पहले से मौजूद है, तो अन्य कोई आवेश उस क्षेत्र में आएगा तो एक प्रभाव को महसूस करेगा, उसी को हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अन्य नाम पराविद्युतांक, स्थिर विद्युत की क्षेत्र, परवलयाकार पाथ, सदिश राशि, वोल्ट में मापते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमने देखा, दो स्थिति बनाएगी, एक तो समान प्रकार के चार्ज और एक अपोजिट प्रकार के चार्ज। लाइन में हमने देखा कि ये लाइन काल्पनिक है, ये लाइन काल्पनिक है, तनावपूर्ण है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ओपन लूप बनाती है ना, क्लोज लूप नहीं बनाती, और धनावेशित से निकलती है, ऋण आवेशित में खत्म होती है। समान स्थिति, दो स्थिति देखी थी, अगर अपोजिट चार्ज है तो निकलती हुई 90 डिग्री पे निकलेगी लेकिन फिर मुड़ जाएगी, सेम चार्ज है तो बाहर की तरफ निकल जाएगी। फिर फ्लक्स देखा, फ्लक्स में हमने क्या कहा कि भाई विद्युत किसी धनावेशित चार्ज पर, किसी धनावेशित किसी आवेश पर निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और कितने एरिया पर। फिर इसके यूनिट देखी तो वोल्ट मीटर, अन्य जो यूनिट देखी वो थी न्यूटन, क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम आ जाएगा। और फिर लास्ट में हमने देखा इसका विमायी सूत्र एम एल टी ए, एम एल टी ए 1331, 1331, 1331, 11 का क्यूब होता है 1331। फिर हमने देखा स्टार्टिंग वाले दो प्लस के और लास्ट वाले दो माइनस के, M1 फिर L3 T -3 और A -1। क्लियर है, इतना हमने पढ़ लिया। लेकिन विद्युत फ्लक्स वो जो गुच्छा है वो कितना गहरा होगा, इसके पीछे योगदान होगा इलेक्ट्रिक लाइंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगी, लेकिन कितनी फास्टली वो जा रही है, उस परवलय पाथ को कितना गाढ़ा बनाएगी, वो डिपेंड करेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। और इसको हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़े भी थे।
किसमें पढ़े थे? जब मैंने आपको बताया था कि बेटा जो कूलॉम्स लॉ है वो बिल्कुल डिट्टो कॉपी मैच करता है, और मैंने उस टाइम कहा था कि आगे आगे चलकर पढ़ना है हमको फिर से, लेकिन ये इसके डिट्टो कॉपी मैच करता है, क्योंकि इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युतिक बल विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाता है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको हम मैंने ऑलरेडी बता चुका है, मैं लिखूंगा इसमें, इसको हम डिनोट करते हैं ई से। और बेटा ये कैसी राशि है? सदिश राशि, तो इसके ऊपर तीर का निशान लगेगा, दिखाया था मैंने, समझाया था, और कहा था कि बेटे ये वाली जो डेफिनेशन है पढ़ लेना, ऊपर वाली को छोड़ देना। तो इस डेफिनेशन में हमने ये कहा था, इस डेफिनेशन में बेटा हमने ये कहा था कि इकाई आवेश पर लगने वाला बल, और ये एक सदिश राशि है तो बल भी एक पर्टिकुलर दिशा में लगेगा और ये सदिश राशि बनेगा। याद आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो देखो जब मैंने पढ़ाया है तो मेरे को ध्यान है कि ये चीज मैंने ऐसे बताई थी, और हमेशा जब भी कोई बात आगे आएगी तो मैं आपको रिपीट कराऊंगा, बेटा हमको मैंने पढ़ाया था कूलॉम्स लॉ के जस्ट साइड में ही मैंने पढ़ाया था। कूलॉम्स लॉ में दो चार्ज है Q1 Q2 और वो दूसरे के एक दूसरे की r की दूरी पर है, तो फॉर्मूला बना था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। याद है? ठीक है। फिर हमने कहा था कि भाई अगर उसमें मैंने आपको एक ये बात बताई थी कि बेटा अगर दो अलग अलग चार्ज हो तो Q1 और Q2 से डिनोट कर देंगे। अब इसने कहा है कि इकाई आवेश पर एकांक आवेश, इकाई आवेश, तो ये तो वन चार्ज है बेटा, ये क्या है? इस चार्ज की वैल्यू तो वन है, तो दूसरे को हमने डिनोट कर दिया Q से, दूसरे को डिनोट कर दिया Q से। और बेटा इनके बीच अगर दूरी R है, बेटा अगर इनके बीच दूरी R है तो वहीं से अपना फॉर्मूला बना किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। किसका फॉर्मूला बना था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। बीच की दूरी कितनी बताई थी बेटा? R से। हालांकि हम इसमें सबसे पहले F का फॉर्मूला लिखो, E इज इक्वल टू, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं जो वहां मैंने बताया था। E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? कि सबसे पहले आप बताइए कि कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था? पेज पलट के देख लो अगर याद ना है। Q1 Q2 और अपॉन में क्या था बेटा? R स्क्वायर। याद आया? बिल्कुल याद है सर, ठीक है। अब एक बात बताइए, K तो अपना फिक्स है, Q1 की वैल्यू क्या है? Q1 की वैल्यू सर 1, Q2 की वैल्यू क्या है? Q है कि नहीं है? तो F है बेटा वो इक्वल हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में K इसकी जगह 1 और ये Q, और अपॉन में आ गया R स्क्वायर। और मैंने कहा था कि ये भी किसको फॉलो करता है? ये भी फॉलो करता है क्या? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। किसको फॉलो करता है बेटा? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। याद आया आपको? कुछ याद आया? याद होगा, ठीक है। तो इस F को अगर बेटा यहां रखेंगे, इस F को अगर वहां रखेंगे, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखेंगे, ऊपर वाले को भी बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखेंगे तो क्या आएगा? तो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू आ जाएगा, F की जगह रखोगे क्या? K Q अपॉन में क्या लिखेंगे? R स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा जी? Q आ जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा? Q। बेटा इस Q से ये Q आप काटने मत बैठ जाना, इस Q से ये Q फिलहाल आप एक बार काटने मत बैठ जाना। क्यों नहीं काटना? अभी मैं आपको बताता हूं, समझिए इस बात को। क्योंकि बेटा जो फॉर्मूले की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, क्या कहा था? एकांक आवेश पर, एकांक आवेश, इसका मतलब बेटा इस Q की वैल्यू तो क्या है? एकांक मतलब 1 है। अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं, एक मिनट रुकिए, पहले तो ये बताओ ये कूलॉम्स लॉ आपको याद है कि नहीं? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब फोर्स का फॉर्मूला था, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसने बोला एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत, एकांक आवेश पर लगने वाला क्या? विद्युत क्षेत्र, यानी कि एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युतिक बल क्या बताता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है। इस F की जगह हमने ये फॉर्मूला लगाया, और बेटा पहला आवेश अगर 1 है, दूसरा आवेश Q है, तो 1 के Q1 की जगह 1 रखा, ये Q2 की जगह Q आ गया, तो K Q अपॉन में R स्क्वायर ये बन गया। और इसको अगर वहां रखेंगे, रखूंगा थोड़ी देर में, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। लेकिन आप एक बात बताइए कि ये एकांक आवेश पे लगने वाला, इस Q1 की वैल्यू तो 1 है बेटा, इसका मतलब ये Q तो 1 हो गया, तो F की जगह हम रखेंगे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता है बेटा E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की, एप्सिलॉन नहीं बनाना, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता है बेटा वो इक्वल हो जाएगी किसके? वो हो जाएगी F की जगह ये रखेंगे K Q अपॉन में क्या लिखेंगे? R स्क्वायर।
आप कहोगे सर ये वाला क्यू कहाँ गया? बेटा इसको हमने मान लिया कि एकांक आवेश पे लगने वाला है, तो इसकी वैल्यू तो 1 है। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 है तो बचा क्या? E इज इक्वल टू एफ हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता किसके बराबर होगी? फोर्स के। और उस एफ की वैल्यू क्या आ गई? उस एफ की वैल्यू है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? आर स्क्वायर आ जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक तो देखो 3-4 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मैं नेक्स्ट पेज पे भी लेके आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता है बेटा इकाई आवेश पर लगने वाला बल, इकाई आवेश पे लगने वाला बल। ठीक है, वो ध्यान से समझना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं उसके पीछे कुछ कारण है भाई, पेपर में 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता है, उसके लिए हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता है वो अपनी बराबर होगी E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, इकाई आवेश पर लगने वाला बल। बेटा इकाई आवेश पे लगा है तो क्यू की वैल्यू अपनी 1 है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता है वो बराबर हो गई बेटा किसके? अपनी फोर्स के। किसके बराबर हो गई जी? फोर्स के। अब याद करो फ्रॉम कूलाम्स लॉ, क्या बोलेंगे? फ्रॉम कूलाम लॉ, कूलाम के नियम, कूलाम के नियम के अनुसार आप देखिए आपने पढ़ा था कि बेटा फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू था के Q1 Q2 अपॉन में क्या था? आर स्क्वायर। था कि नहीं था? मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट याद करवा सकता हूं, लेकिन बेटा पहले पढ़ ही रखा है तो फिर अब इसको समझना में तो इतना मुश्किल नहीं है। तो समझो यहां बोला है इकाई आवेश, बेटा एक आवेश अगर इकाई है तो दोनों को हम Q1 Q2 से क्यों डिपेंड करेंगे? आप बोलो इकाई आवेश है बेटा, एक आवेश अगर Q है, ये बेटा अगर इकाई है, दूसरा क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। और इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी बेटा अगर R है, इन दोनों की दूरी बेटा R है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। तो हमारा जो फॉर्मूला बना है ना, किसके अनुसार? कूलाम, ये तो था किसके अनुसार? कूलाम्स लॉ के अनुसार। ये तो था कूलाम्स लॉ, ये तो था कूलाम्स लॉ के अनुसार ये वाला फॉर्मूला। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के तहत इकाई आवेश पे लगने वाला बल है, तो एक आवेश तो Q1 की वैल्यू तो हो गई बेटा क्या? Q1 की जो वैल्यू होगी पहले तो K आएगा, Q1 की वैल्यू होगी 1, 1 इंटू में Q2 की वैल्यू होगी बेटा Q, और अपॉन में क्या हो गया? आर स्क्वेयर, अपॉन में क्या हो गया? आर स्क्वेयर। ठीक है, जब इसको सोल्व किया तो अपना जो फोर्स बना वो क्या आ गया? के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर। बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है सर, आप कह रहे हो कि सर ये कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग है और ये जो बना ये बना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हालांकि ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो बताइए कि अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सैदिश राशि है, दोनों के ऊपर तीर का निशान लगाया है ना, सैदिश राशि थी तो दोनों के ऊपर तीर का निशान लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा वो फोर्स के बराबर है, और फोर्स का जो फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के तहत के क्यू अपॉन में क्या बन गया? आर स्क्वायर। तो बेटा ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, एक तो ये वाला याद रखना है, एक ये वाला याद रखना है, और एक थोड़ी देर बाद में एक और लिखूंगा। लेकिन ये और ये समझना क्या मुश्किल हुआ क्या आपके लिए? कोई मुश्किल नहीं है। ये बताया मैंने एकांक आवेश पे लगने वाला विद्युतिक बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है कि किसी पर्टिकुलर है ना, किसी एक चार्ज है उस पर कितना बल लग रहा है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से। ये इकाई आवेश पर है तो इस वजह से E इज इक्वल टू एफ। ये कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, इसमें इकाई आवेश पे लगने वाला बल है तो ये Q1 Q2 था, तो बेटा इसको हमने, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू जो थी सर, इसको हम डिनोट करते थे Q1 से और इसको डिनोट करते थे Q2 से। तो बेटा Q1 की वैल्यू तो 1 हो गई, Q2 की वैल्यू अपनी Q हो गई, तो 1 इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो फोर्स बराबर के Q1 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है? तो इस वजह से मैंने बोला था बेटा कि तुम कहीं इस क्यू को इधर इस वाले क्यू से काट दो, ये गलत हो जाएगा। तो एक तो फॉर्मूला बनके ये तैयार हुआ है ना, एक तो फॉर्मूला बनके ये तैयार हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बराबर होता है, और दूसरा फॉर्मूला बनके ये तैयार हुआ कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपना ये होता है। क्लियर है ये कहानी? बहुत बढ़िया। अब सुनो, अगर इस के की जगह, क्योंकि ये अपना क्या है? ये है सर अपना कूलाम्स कांस्टेंट, तो कभी कभार पेपर में आपसे ऐसे भी दे सकता है के की जो वैल्यू है बेटा वो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन है, क्यू इनटू में क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। तो ये भी तो हमने पढ़ा है कि के की वो, हालांकि इतने से काम चल जाएगा, इतने से चल जाएगा, लेकिन आता है तो वो जानबूझ के बच्चों को कंफ्यूज करके के की वैल्यू को ये रख देता है। बेटा यहीं से इसका पेट नहीं भरता,
वो कभी कभार ऐसे भी बोल देता है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। याद करो ये पिता है, इसको परमिटिविटी बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलते हैं। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, और क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा ये वाला भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये वाला भी फॉर्मूला आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बार बार रिपीट करूंगा। ये मेरा दायित्व है कि आपको समझ में आए, प्लस में बेटा आपको याद हो, प्लस में बेटा आपको क्या हो, याद हो। लेकिन वो याद तब होगा जब आप मेरे साथ मेहनत करोगे, आप हौसला नहीं हारोगे, आप ये ध्यान रखोगे कि नहीं सर ने कहा है कि भी आ सकता है, तो हम इसको याद करने की कोशिश भी करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, वापिस आते हैं। ई का जो फॉर्मूला है, इकाई आवेश पे लगने वाला बल, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। फिर Q की वैल्यू 1 है तो E इज इक्वल टू एफ। एफ का जो फॉर्मूला है वो K Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर। लेकिन पहला आवेश अगर 1 है तो दूसरे आवेश को Q माना, तो F का जो फॉर्मूला बना वो K Q अपन में आर स्क्वायर। तो E का जो नया फॉर्मूला बना E इज इक्वल टू एफ था, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा K Q अपन में आर स्क्वायर। कभी कभार K की वैल्यू को भी रख देता है, तो E इज इक्वल टू के क्यू अपन में आर स्क्वायर था, के की वैल्यू रख दो 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपन में आर स्क्वायर। बेटा इस एप्सिलॉन को भी तोड़ के लिख देता है, तो E इज इक्वल टू 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन की जगह रख दो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू में क्यू अपन में आर स्क्वायर। है क्या कुछ, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, विश्वास रखिए। बेटा अब इसकी यूनिट निकालते हैं। आप बताओ फोर्स को किस में मापते हैं, फोर्स को मापते हैं न्यूटन में। चार्ज को किस में मापते हैं, कूलाम में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बेटा यूनिट थी वो क्या थी, न्यूटन प्रति कूलाम। किस क्या थी बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम। हमको पता है एप्सिलॉन की, आप देखो एक बार फिर से लिखता हूं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इकाई आवेश पे लगने वाला बल। आप बताओ कि बल को किस में मापते हैं, सर बल को मापते हैं न्यूटन में। किस में मापते हैं जी, न्यूटन में मापते हैं। किस में मापते हैं मेरे बेटा, न्यूटन में। और चार्ज को किस में मापते हैं, चार्ज को मापते हैं सर कूलाम में। किस में मापते हैं, कूलाम में। तो यूनिट बन गई न्यूटन प्रति कूलाम। क्या बोलोगे, न्यूटन प्रति कूलाम। यूनिट क्या हो जाएगी जी, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अन्य जो यूनिट है वो है बेटा वोल्ट पर मीटर। ये जो अन्य यूनिट है ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा, ये यूनिट भी आपको समझाऊंगा, वोल्ट प्रति कूलाम। और बेटा ये कैसी राशि है, मैंने पहले ही बता दिया कि इसके लिए एक पर्टिकुलर दिशा पे लग रहा है, तो ये सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा इसके अलावा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रति इकाई लंबाई पर विभव में होने वाला परिवर्तन होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बेटा कुछ इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रति इकाई लंबाई पर, प्रति मतलब बटा में जाएगा, प्रति इकाई लंबाई पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रति इकाई लंबाई पर विभव में होने वाला परिवर्तन, विभव में वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन। बेटा ये प्रति इकाई लंबाई पर है, परिवर्तन को बता रहा है, तो डिनोट करेंगे डीवी बाई डीएल से, डीवी बाई डीएल से। या फिर इसको ही हम बोल सकते हैं, ध्यान है ना आपको, डेल वी अपॉन में डेल एल। डेल वी क्योंकि परिवर्तन को कौन बताता है, या डीवी बाई डीएल बताया था ना एक क्लास में। और या फिर क्या कहेंगे, डी डेल वी बाई डेल एल, है ना, प्रति इकाई। अब हम पढ़ रहे थे ना विद्युत धारा कि आवेश प्रवाह की दर, दर को बताता है डी, बताया था ना आवेश प्रवाह की दर, डी से डिनोट किया था, फिर डी वाली वैल्यू को हम डेल से बता रहे थे, तो डी वी बाई डी एल। सिंपल शब्दों में कहूं तो आप इसे कह सकते हो कि वी बाई एल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वी बाई एल। बेटा आप बताइए, वी मतलब क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज को हम किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। किस में मापते हैं जी, वोल्ट में मापते हैं। और लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं जी, मीटर में मापते हैं। तो यूनिट क्या बनी, यूनिट बनी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो यही यूनिट यहां लिख रखी है, देख लीजिए, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। बोलो कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई। कहने का भावार्थ ये है सर, अगर यूनिट को देखें, सिर्फ मैं बात करूं किसकी, यूनिट की, यूनिट की बात करूं, सबसे पहले बताओ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस क्या राशि है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। कैसी राशि है जी, सदिश राशि है। और इसकी जो यूनिट है वो एक यूनिट तो बन गई सर, क्या क्या बन गई, क्योंकि हम फोर्स वाले फॉर्मूले से जा रहे हैं, तो हमने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों राशि राशि की बात करूंगा मैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इकाई आवेश पर लगने वाला बल है। तो इस हिसाब से सर जो यूनिट बनी न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। सर एक यूनिट तो ये बन गई। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वो है सर इकाई
प्रति इकाई लंबाई पर विभव में परिवर्तन। तो इस हिसाब से जो यूनिट बनी सर वो बन गई वोल्ट पर मीटर। इस हिसाब से जो यूनिट बनी वो बन गई वोल्ट पर मीटर। और ये कैसी राशि, एक सैद्धांतिक राशि, ये यूनिट का थे। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा एक बार सारा का सारा रिपीट कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। हालांकि ये यहाँ लिख रखा है, अभी इसको मैं एक बार फिर से इरेज करके आपको समझा रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो आज फिर पढ़ा है उस सारे को रिवाइज कराऊंगा। आज जो पढ़ा है वो सारे को रिवाइज कराऊंगा। क्लास का टाइम अभी पढ़ा है ना 59 मिनट हुई, 5 या 7 मिनट में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तीव्रता को रिपीट करते हैं। हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बेटा इकाई आवेश पर लगने वाला बल है। और ये सैद्धांतिक राशि है तो दोनों के ऊपर तीर का निशान आएगा। सर ये बात क्लियर हो गई। फिर हमने कहा कि ये तो है इकाई आवेश पे लगने वाला बल, इस वजह से सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है सर ये बराबर हो गई किसके, फोर्स के इक्वल। किसकी इक्वल होगी सर, फोर्स के इक्वल होगी। ठीक है सर ये भी बात हमने मान ली। फिर हम साइड में चलते हैं और फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स के नियम से है ना, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा बेटा, क्या हमने देखा सर कि जो आपका कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा कि सर फोर्स जो होता है, क्या फोर्स जो होता है सर वो होता है आपका क्या, आकर्षण बोलो या प्रतिकर्षण, उसका फॉर्मूला है सर क्या, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर। क्या है, आर स्क्वेयर। लेकिन इसी फॉर्मूले को सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में देखेंगे तो इसने तो कहा है कि दो अगर चार्ज जैसे ये Q1 है ये Q2 होता है और बीच की दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, लेकिन इसने तो बोला है कि ये चार्ज तो इकाई है और दूसरे को हमने Q से डिनोट कर दिया। तो अपने जो फोर्स का फॉर्मूला बना सर वो K Q1 की जगह 1 रखा है ना, रख दो चलो एक 1 रखा, Q2 की जगह Q रखा और अपन में R स्क्वेयर हुआ। तो अपना सर फॉर्मूला बनके जो तैयार हुआ कुछ इस प्रकार से हुआ। फॉर्मूले को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर। इसका मतलब ये फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए। किसके लिए बन जाएगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए बन जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूं बॉक्स में, हो गया। अब यहां रख दीजिए, यहां रखेंगे हम अपने इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे कि E इज इक्वल टू क्या था, F था। तो E इज इक्वल टू F है, F का हमने नया फॉर्मूला बना दिया। F का जो नया फॉर्मूला बना बेटा वो क्या है, F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F, F का नया फॉर्मूला बना के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर। तो ये हमें याद रखना है, जिस प्रकार से हमने ये याद रखा है ठीक उसी प्रकार से हमें ये याद रखना है। लेकिन कभी कभार वो बोलता है कि E इज इक्वल टू के की वैल्यू को रख देता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, उसका पेट यहीं से नहीं बढ़ता, एप्सिलॉन को वो एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर भी रखता है और Q अपॉन में क्या रख देगा, आर स्क्वेयर। Q अपॉन में क्या रख देगा जी, आर स्क्वेयर रख देगा। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक की कहानी। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, वो भी हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, किसकी बात करते हैं जी, इसकी यूनिट की। अब अगर यूनिट को हम देखेंगे तो हमने देखा कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं इसको इरेज करके लिख रहा हूँ यूनिट, ये तो हो गए फॉर्मूले से कहानी। अब बात करते हैं जी यूनिट की, यूनिट से संबंधित हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने देखा कि वो होता है इकाई आवेश पर लगने वाला बल। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है प्रति इकाई लंबाई पर चेंज होने वाला विभव, प्रति इकाई। ये दोनों फॉर्मूले, दोनों ही डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ये तो बेटा जब मैग्नेटिक फ्लक्स की घनत्व को तब हम बताते हैं, और ये सिंपल सा फॉर्मूला है जब दो कोई कंडक्टिंग वायर लेंगे उनके बीच में विभवांतर बी है तो उनके बीच में विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसके ऊपर आवेश जो लगेगा वो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्रति इकाई लंबाई पर विभव में होने वाले परिवर्तन को बताता है। इसका जो फॉर्मूला बना ये तो बन गया। इसकी जो यूनिट देखेंगे बेटा, इसको किस में मापते हैं, न्यूटन में। किस में मापते हैं जी, न्यूटन में मापते हैं। चार्ज को किस में मापते हैं सर, कूलाम में। किस में मापते हैं जी, कूलाम में। ठीक है, तो इस हिसाब से कूलाम में मापते हैं। इस हिसाब से जो फॉर्मूला बना वो बन गया न्यूटन पर कूलाम। इसका जो फॉर्मूला यूनिट बनी वो बन गई न्यूटन पर कूलाम। इसको वोल्ट को किस में मापते हैं सर, वी को, विभवांतर को किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। लंबाई को किस में मापते हैं सर, मीटर में मापते हैं। इस हिसाब से जो इसकी यूनिट बन गई वो क्या बन गई, वोल्ट पर मीटर।
क्या यूनिट बन गई जी? वोल्ट पर मीटर बन गई, वोल्ट पर मीटर बन गई। तो ये दो यूनिट है इसकी कवर करनी है, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। और राशि कैसी है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी राशि अपनी सैंतीस। कैसी राशि है जी? सैंतीस राशि। अब बताइए कहानी क्लियर हुई? हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्लियर है? देख लीजिए एक बार अच्छे से। यही हमने पढ़ा था, एकांक आवेश पे लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही हम कहते हैं। यह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाती है। बेटा ये उच्च विभव से किसकी तरफ जाती है? निम्न विभव की तरफ जाती है। इसका अपोजिट होगा निम्न विभव से उच्च विभव, वो बोलते हैं विद्युत तीव्र की तीव्रता ना होके वो हो जाएगा इसका ग्रेडियंस। प्रवणता, तीव्रता और प्रवणता एक ही बात है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दो या बोल दो प्रवणता। इसे प्रतीकात्मक रूप से ई से प्रदर्शित करते हैं। ये सारी राम कहानी मैंने यहाँ से अच्छे से बता दी है ना? अच्छे से इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम वोल्ट मीटर। ये 37 राशि है, न्यूटन प्रति कूलाम वोल्ट प्रति मीटर निकालना हमने सीख लिया। अब जो बच्चा पहले इसको नोट करना चाहिए इसको नोट कर लेगा, और फिर ये सारी कहानी जो मैंने बता रखी है वो जो बच्चा इसको नोट करना चाहिए इसको नोट कर लेगा, और फिर एक बार जो आज हमने पढ़ा है वो सारा एक बार रिवाइज करें। हो गया? अब 1 मिनट लगेगी, मैं चाहता हूं कि जो मैंने आज सिखाया वो एक बार आपको बता दूं। सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये टर्म थोड़ी सी आपको परेशान करने वाली है, तो एक एक चीज को मैं बता देता हूँ क्या क्या हमने मेन पढ़ा। हमने देखा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा पाथ बनाती है? परवलयाकार पाथ बनाती है। कैसा पाथ बनाती है जी? परवलयाकार पाथ बनाती है। कैसी राशि है? सैंतीस राशि। कैसी राशि है जी? सैंतीस राशि। किसमें मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। इसमें मापते हैं जी? वोल्ट में मापते हैं। अन्य नाम क्या है? तो हम कहेंगे पेरा विद्युतांक, या फिर क्या कहेंगे? पेरा विद्युतांक के अलावा, पेरा विद्युतांक के अलावा हम इसे और क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम क्या? स्थिर विद्युत की क्षेत्र। अन्य नाम क्या था? स्थिर विद्युत क्षेत्र। ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, इसकी इसको बनाने वाले कौन थे? इसको बनाने वाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन तो क्या कहेंगे? विद्युत बल रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं। ठीक ही नहीं थी? बिल्कुल थी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस के बारे में हमने पढ़ा कि भी ये जो रेखाएं हैं वो क्या होती है जी? काल्पनिक होती है, हमेशा क्या होती है जी? तनावपूर्ण होती है। हमेशा कितने डिग्री से निकलती है जी? 90 डिग्री से निकलती है। ठीक है। फिर हमने देखा ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये हमेशा ओपन लूप बनाती है, मतलब धनावेशित से निकली है ऋणावेशित पे खत्म हो जाएगी। और ये हमेशा वही बात जो अभी मैंने बोली है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और किस पे जाके खत्म हो जाती है जी? नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लियर है? उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स के लिए जो मैंने आपको याद करवाने के तरीके से देखा था वो मैंने कहा कि इसको याद रखना कि वही वो गुच्छा है। वो क्या है? एक प्रकार का गुच्छा है। वो क्या है जी? एक प्रकार का गुच्छा है। गुच्छा मतलब कुल विद्युत बल रेखाओं का, है ना, समूह है। कुल विद्युत बल रेखाओं का समूह है। फिर हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन है इसको हम डिनोट करते हैं जी फाई से, और फाई इज इक्वल टू था इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एरिया पे बना है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें, कितने एरिया पे बना है? ठीक है। और फिर मैंने बताया कि जो फाई है वो कैसी राशि है जी? ये भी अपनी सदिश राशि है। कैसी है जी? सदिश राशि है। नहीं, गुच्छा है तो अदिश राशि है। गुच्छा है तो क्या है जी? अदिश राशि है। अदिश राशि। ठीक है। और मैंने बताया आपको
कि भी वो था वोल्ट, तो इसको मापते हैं वोल्ट मीटर में, इसमें मापते हैं जी वोल्ट मीटर में मापते हैं, वोल्ट मीटर में मापते हैं। और इसका एक अन्य जो सूत्र है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर याद करना था। इसमें हमें याद करना था जी, हमें याद करना था वो कूलम्ब्स कांस्टेंट में, है ना। लेकिन यहां जो हम याद करेंगे वो याद करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। और इसका जो विमाय सूत्र है उसको याद करो कुछ ऐसे, एम एल टी ए, फिर 1313, सॉरी 1331, ये दोनों किस चीज के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ये दोनों किस चीज के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये इसका क्या था जी, विमाय सूत्र था। क्या था, विमाय सूत्र। तो दूर हो गए। ये इसका क्या था जी, विमाय सूत्र था। अब आ गया लास्ट में, और वो लास्ट क्या था, इस थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ा था, इसको डिनोट करते हैं जी ई से, सदिश राशि है तो इकाई आवेश पर लगने वाला बल। अगर इकाई आवेश पर है तो क्यू का मान क्या रहेगा जी, 1 रहेगा। क्यू का मान क्या रहेगा, क्यू का मान जी 1 रहेगा। क्यू का मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, क्यू का मान अगर 1 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो बराबर हो जाएगी फोर्स की। और फोर्स वाले फॉर्मूले को पूरा जब हमने ड्राइव किया तब अपना जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला निकल के आया वो निकल के आया के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर। इसको याद कर लेंगे जिन बच्चों को न्यूमेरिकल पोर्शन समझ में नहीं आता। किसी के की वैल्यू को अगर हम रख देते हैं तो के की जगह हम क्या रख सकते हैं, मैं इधर ही रख देता हूँ, के की जगह 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हम रख सकते हैं इस के की जगह, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को यहाँ भी रख सकते हैं। यूनिट में बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पहली यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। और एक हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, वो है प्रति इकाई लंबाई पर विभव में परिवर्तन। तो अन्य जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की हो जाएगी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो ये दोनों की आपकी दोनों क्या है जी, यूनिट है। इसके आगे मैं लिख देता हूँ ये दोनों आपकी क्या है, यूनिट है। ये वाली भी यूनिट है और ये वाली भी आपकी क्या है, यूनिट है। और ये आपकी है कैसी, इससे पता लग गया कि ऊपर है वो वेक्टर लगा है तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कैसी राशि है जी, सदिश राशि। उसको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं। बताइए समझ में आया है या नहीं आया। समझ से ज्यादा ये बताइए कि भी मैंने जो कोशिश की है वो उस कोशिश में मैं कामयाब हुआ हूं कि नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि समझ में आना तो जरूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़े और इतना समझ में आ जाए जितना हम मैं आपसे उम्मीद लगा रहा हूं। लेकिन जो मैंने कोशिश की है आपको बार बार रिपीट करने की, वो आपके पल्ले पड़ा है कि नहीं पड़ा। मैंने यहाँ सारा का सारा लिख दिया है जो जो हमने पढ़ा था। अब भी अगर आपको कोई समस्या है तो वही काम करना है, फिर से पीडीएफ को पढ़ना है और फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख लेना है। ऐसा करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये वो चीज है जिसको बहुत ज्यादा टीचर ने समझाने की कोशिश ना करके स्किप कर, लेकिन मैंने आपको कोशिश की समझाने की, तो आप समझ के चीजों को लिंक करके याद करोगे तो कभी नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। वीडियो देख ली है तो अब पीडीएफ पढ़ के फिर से वीडियो देख लेना, ये आपसे रिक्वेस्ट है।